हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपीएसआई की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें आज का जो हमारा है सेट नंबर 8 है। अब तक हमने 7 सेट करा दिए हैं, आप पीछे जाके 7 देख सकते हैं आराम से। ऐसे ही हम आपको करीब 40 सेट कराएंगे। तो इवन आप ये मान लीजिए कि अगर आपने 40 सेट कर लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है पेपर में, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि 58 की पावर 96 गुणे 56 की पावर 25 गुणे 89 की पावर 28 में इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, आपसे इसमें पूछा कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो ये आप जानते हैं कि जो संख्याएं लिखी हैं कैसी घातांकीय संख्या है, ठीक है। अब किसी घातांकीय संख्या में सिर्फ हमें क्या देखना होता है, उसके आधार का इकाई अंक देखना होता है। इसके आधार का इकाई अंक 8 है, इसके आधार का इकाई अंक 6 है, इसके आधार का इकाई अंक 9 है, ठीक है ना। अब हम 8 के केस में भी जानते हैं कि 4 की साइक्लिसिटी चलती है। तो 96 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। और रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर आप मैं पूरा इधर लिख देता हूँ, देखिए 8 की घात 96 लिखा है गुणे 56, मतलब कि ये 58 लिख देता हूँ। और क्या है, 56 की घात 25 लिखा हुआ है गुणे 89 की घात 28 लिखा है, 89 की घात 28 लिखा हुआ है। ये संख्याएं कैसी घातांकीय हैं। जब घातांकीय संख्याएं हैं तो इनमें सिर्फ और सिर्फ हमें आधार का इकाई अंक से मतलब है, बाकी किसी से मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो हमारा फोकस किस पे होगा, आधार के इकाई अंक पे। अब अगर आधार का इकाई अंक 8 है तो 8 के केस में 4 की साइक्लिसिटी चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पावर है ना उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, हालांकि यहाँ पे 4 की साइक्लिसिटी नहीं चलती। 6 के केस में क्या होता है, यदि किसी घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक अगर 6 है तो पूरी संख्या का इकाई अंक क्या बनेगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या होगा, 6 होगा। और 9 के केस में क्या होता है, सम और विषम देखा जाता है। अगर 9 की घात 1 है तो इकाई अंक 9, 9 की घात 2 है तो इकाई अंक 1। इसका मतलब अगर विषम है तो 9, सम है तो 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको गुणा करोगे 6 छौक 36, 1 कम 36, कहने का मतलब फाइनल जो आंसर होगा आपका 6 आ जाएगा। सो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं, ठीक है ना। तो 12, 31, 23, 67, 64, 62, 53, 54, 77, 20, 13, 41 9 से विभाज्य। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो उसके जो अंकों का सम है वो भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे देखूंगा तो 3 2 5 1 6 1 7 ये नहीं है, और यहाँ पे 6 3 9 7 2 9 ये है। यहाँ पे बात करता हूँ 6 6 12 6 3 18 ये भी संख्या 9 से विभाज्य है। 5 4 9 5 3 8 ये नहीं है। 7 2 9 ये है। 4 3 7 2 9 ये है। तो आप बताइए कि जो दी गई संख्याएं थी इसमें से कितने नंबर 9 से विभाज्य हैं। तो आपने कहा सर 1 2 3 4। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगर कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 9 से विभाज्य है तो उसके अंकों का सम भी 9 से विभाज्य होगा। दूसरी चीज मैंने कैसे चेक किया, जैसे लिखा था 23 67, मेरी बात ध्यान सुनो, 23 67। तो मैं क्या कहता हूँ, 7 और 2 का पेयर बनाऊंगा 9 होगा, और 6 और 3 का बनाऊंगा तो 9 होगा। मतलब कह दूंगा कि ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य होगी। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि 3 भिन्न सड़क क्रॉसिंग पर यातायात संकेत की बत्ती क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के लिए बदलती है। यदि वे सब एक साथ 8:20 घंटे पर बदलती, मतलब 8:20 पर बदलती हैं, तो वो एक साथ पुनः कब बदलेगी। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई सड़क की क्रॉसिंग है, उस पर 3 प्रकार की बत्तियां लगी, मतलब जो सिग्नल कह सकते हो। तो उसमें एक बत्ती 48 सेकंड बाद जलती है, ठीक है ना, एक 72 और एक 108। तो इन क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो जो आएगा मेरा वो किस में आएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो जब मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे किसका, 48 72 और 108 का, इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। 108 को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे। तो मैं कहूँगा 12 में 108, मतलब 12 3 चौक 12 गुणे 9। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 गुणे 27 लिख दूँ, कोई दिक्कत। आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभाज्य गुणनखंड में 8 9 72, कोई दिक्कत किसी को। आप कहेंगे नहीं सर। 48 को मैं क्या लिखूंगा, 16 गुणे का 3। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप देखिए जब इनका एलसीएम लिखा लोगे तो क्या बनेगा, 16 लिखोगे, उसके बाद 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ 4 गुणे 27, इस 16 के अंदर 4 और 8 दोनों आ गया है, इस 27 के अंदर 9 और 3 दोनों आ गया है। तो कितना हो गया, 16 गुणे 27। 16 गुणे 27 को जब गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112 के 2 हासिल 10, 16 दूने 32, 10 कितना हो जाएगा, 42। इसका मतलब ये है कि सेकंड है, तो 422 सेकंड बाद वो सभी
जो लाइट हैं, बत्ती हैं, वो सभी एक साथ फिर से दोबारा जलेगी। मतलब कि हर 422 सेकंड बाद ये सभी बत्तियां एक साथ जलती हैं। अब हम क्या करेंगे, चूंकि सेकंड में आया, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब 60 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो किससे कटेगा ये, 2 और 3 दोनों, 6 4 4 4 8, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। 2 से कर, 2 30 100, 2 30 100, तो 12 के 2, 16 2 32, 1 43 हो जाएगा, सॉरी 16 7 112 के 2 हासिल, कितना हो जाएगा बेटा, 11 आ जाएगा। और 16 2 32, 10 42, 1 43 आएगा, कितना आएगा, 43 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे, 432, 432, 4 3 7 दोनों, 3 और 2 दोनों से कटेगा, ठीक है ना। तो नंबर 6 भी कटेगा, तो क्या कहूँगा, 6 दाम 60, ध्यान समझना, 6 दाम 60 और 6 7 42, 6 2 12, तो कितना आ गया, 7.2 मिनट, 7.2 मिनट, ठीक है ना बात। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो बस कुछ नहीं, कितना हो जाएगा, 8 20, क्या हो जाएगा, 20 7 27, तो 8 27 कहाँ है, एक ही ऑप्शन है, और चूंकि आ जाएगा क्या, 12 सेकेंड आएगा। कैसे, देखो ये 72/10 लिखा था ना, 72/10 लिखा था, ये नंबर किससे कटेगा, तो आप कहेंगे सर ये 36 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 7 35, 1 36/5, और 5 की वैल्यू कितना है, 60 है, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि 7 मिनट 20 सेकेंड, 12 सेकेंड आ जाएगा। तो 8:27 12 सेकेंड पे ये सारी जो लाइटें हैं एक साथ फिर से दोबारा जलेंगी, ठीक है बात। मतलब कहने का कि इस टाइप के सवाल में सिर्फ और सिर्फ आपको एलसीएम लेने आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, आप सवाल का आंसर निकाल पाएंगे डायरेक्टली। आगे चलते हैं, कह रहा है कि यदि √3⁵ इंटू 9⁵2 इज इक्वल टू 3⁵n इंटू 3 √3, तो n बराबर क्या होगा। ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो आप जानते हैं कि अगर इनको जो घातांकीय संख्या आप बना रहे हैं ना, जैसे आपने कहा कि a⁴m इज इक्वल टू, हाँ a⁴n, दोनों के बेस क्या है, इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पे आराम से कह सकता हूँ कि m इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, n होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बस यहाँ से यही चीज करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट में लगा है, तो मैं 3 की रूट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2, और इसको क्या लिखूँ, 3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सबके बेस को मैं सेम बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 के घात क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 3 की पावर n है, इसको लिखूंगा तो 3 3 9, मतलब 3 स्क्वायर जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि 3 का क्यूब मतलब 3 का घात 3/2 हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, 3 घात 5/2 इंटू 3 घात 4, तो जब यहाँ पे इसको जोड़ूंगा ना तो 5/2 प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा कि 3 घात 3/2 प्लस n, यही होगा। दोनों के आधार समान हैं, ये क्या है, पावर है, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो बस सिंपली यहीं पे हम क्या कर देंगे, 5/2 प्लस का 4 इज इक्वल टू 3/2 प्लस का n। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, आप कहेंगे नहीं सर कुछ नहीं करना है, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 गया क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2/2 प्लस 4 बराबर n के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 1 कितना होगा, 5 होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का 1/5 केवल क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुल छात्रों की संख्या का 2/5 केवल शतरंज खेलना पसंद करते हैं, और शेष छात्र दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना भाग दोनों खेल को खेलना पसंद करते हैं, ठीक है ना। सवाल समझिए, मतलब कहने का कि सवाल में इस डेटा से कोई मतलब नहीं है, मतलब जो 40 दिया है इसका कोई रोल ही नहीं है। फिर क्या है, मतलब कहने की टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 5 है, 5 में से एक जो है केवल क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और बाकी 5 में से 2 क्या खेलते हैं, सिर्फ और सिर्फ शतरंज खेलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि 5 में से 2 और 1 3 मिला के क्रिकेट और शतरंज खेलते हैं, तो 5 में से जो कितने हैं जो नहीं खेलते हैं, 5 में से 2 हैं। आगे कह रहा है कि शेष छात्र दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, शेष छात्र हो गए। क्या हो गए बेटा, शेष छात्र। अरे भाई 5 में से 3 खेल खेल रहे हैं अलग अलग, कौन सा, क्रिकेट और शतरंज। इसका मतलब 5 में से 2 ऐसे हैं जो उसने कहा है कि दोनों खेल पसंद करते हैं। तो आपसे आंसर क्या पूछा है कि कुल संख्या का कितना भाग दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं, तो 2/5 इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। तो ऐसे सवाल को आप ओरली भी कर सकते हैं, पर आप देखिए लैंग्वेज में बहुत बड़े हैं, बात समझ रहे हैं। तो सवाल आप पढ़िए, इस 40 का कोई मतलब नहीं था। आप 40 लेकर आप संख्या निकालोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप
15 सेकंड आपसे सवाल पढ़ के समझने में लगा दिया तो 15 सेकंड में ही सवाल आपका बन जाएगा। चलिए, n मशीनों का औसत उत्पादन की इकाई प्रतिदिन है यदि मशीनों में से एक को बाहर रखा जाता है, ठीक है ना, और जिनका उत्पादन प्रतिदिन 780 इकाई है तो औसत उत्पादन में 30 इकाई की कमी होगी। इसके बजाय यदि एक मृत मशीन को शामिल किया जाता है तो औसत उत्पादन में 90 यूनिट की कमी आएगी। तो n मशीनों का कुल उत्पादन कितना है? आप ये जानते हैं कि n मशीनों का जो कुल उत्पादन होगा वो n इंटू क्या करेंगे, उसके हम औसत से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, कुल उत्पादन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कुल उत्पादन जो होगा वो n के होगा। कुल जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, n के होगा, n के। अभी नहीं समझ में आया आपको कैसे होगा, देखो उसने कहा कि n मशीनें हैं, मशीनें कितनी, n है तो 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करेंगे और कितनी हो जाएगी बेटा, n हो जाएंगी। तो कह रहा है कि औसत उत्पादन कितना है, k है। औसत से आप क्या समझते हैं कि सब में इक्वल, सब में इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, ये k है, ये k है, ये k है, ये k है और ये क्या है, k। बताओ भाई यहां तक ठीक है। इसका मतलब क्या करें, अगर इनका सम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, nk हो जाएगा। एक बात यहाँ पे फंस रही है कि अगर इनका सम nk है तो कह रहा है कि अगर यदि मशीनों में से एक को बाहर रखा जाता है, n मशीनों में से एक को बाहर रखा है, संख्या कितनी हो गई, n-1 हो गई, तो उनका औसत जो हो गया वो कितना हो गया, k-30, मतलब कि 30 कम हो गया। लेकिन अगर मैं जो मशीन हटाई गई है वो कह रहा है कि जिसका उत्पादन प्रतिदिन 780 इकाई है। अब मैं कहूंगा कि टोटल उत्पादन ये क्या लिखा, बराबर लिखा है, तो यहीं से हम क्या करेंगे कि nk लिखा हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, nk-30n माइनस k प्लस 30 प्लस 780 के, ठीक है। nk से nk कैंसिल हो जाएगा और 30n माइनस k, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 30n, ठीक है, ये इधर आ जाएगा 30n, हाँ nk और माइनस 30n माइनस के प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ पे इधर आ जाएगा प्लस के इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस के हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 8 3 11, मतलब कहने का है कि 810 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा, ठीक है। बात अगले स्टेटमेंट पे आते हैं, वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा है कि इसके बजाय यदि एक मृत मशीन को शामिल किया जाता है, मतलब कहने का कि मशीनों की संख्या n थी, अभी कितनी हो गई, n+1 हो गई। ध्यान समझना मेरी बात को, मशीनों की संख्या कितनी थी, n थी, अब n+1 हो गई। तो फिर क्या कह रहा है, तो औसत उत्पादन में यूनिट की 90 यूनिट की कमी आती है। इसका मतलब औसत उत्पादन k था तो अभी k 90 हो गया, ठीक है ना। इतना हो गया औसत गुणे पदों की संख्या, मतलब एवरेज इनटू नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जो ऐड किया गया है वो क्या है, मृत मशीन है, मतलब यूनिट लेस है, मतलब वेट लेस है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि nk हो जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ से इसको मैं लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि nk इज इक्वल टू nk माइनस 90n प्लस k माइनस का 90, ठीक है। और nk से nk कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे यस सर। तो हमारी जो इक्वेशन बन के आएगी वो 90n माइनस k इज इक्वल टू माइनस का 90, ये मैं कह दूं इक्वेशन 2 है बेटा। इतना करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, इतना करना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, 90n माइनस k और माइनस कितना है, 90 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120n आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 120n बराबर किसके, 720 की, तो 12 छंग 72। तो आपने ये देखा कि n की वैल्यू कितना मिल गई, 6 मिल गई। तो यहीं से बेटा अगर n की वैल्यू 6 मिल गई है तो आप पुट कर दो इसी इक्वेशन में, है ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 30 गुणे 6 प्लस के बराबर किसके, 810 के। तो के की जो वैल्यू होगी ना वो 810 माइनस 3 छक 18, है ना, तो कितना 180 कर देंगे। बताओ भाई, 0 हो जाएगा और 11 में से 8 गया कितना होगा, 3, और 7 में से 1 गया 6, 630। और आपको फाइनली वैल्यू किसकी निकाली, मतलब आपने n निकाल लिया, k निकाल लिया, बस आपका आंसर हो गया 7 9 63। मैं तो ये कह दूंगा कि आंसर वही होगा जो बेटा 9 का मल्टीपल होगा, जो 9 का मल्टीपल होगा। 6 3 9 ये नहीं है ना, 8 7 15 3 18 ये तो है, 4 2 6 9 3 12, मतलब कहने का कि एक ही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखो वैल्यू आप चाहो तो पुट करके चेक कर लो। मैं कहता हूँ n की वैल्यू कितना निकाला, 6, ठीक है, और आपने k की वैल्यू कितना निकाला, तो आप कहेंगे सर 630। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 का 8 हासिल 1 और 6 4 36, 1 कितना हो जाएगा, 37। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। सवाल बड़ा है, लेंदी है, फिर भी आप
प्रैक्टिस पे इस सवाल को, कई सारे स्टेप्स को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। आगे चलते हैं। करा कि 43-42 को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से के 6 गुना बराबर है। तो सी का हिस्सा कितना है? तो यहीं पे मैं क्या कहूंगा कि ए, देखो अगर ए को ए मिलता है तो ए का 2 गुना और क्या है बी का 5 गुना और सी के 6 गुने के बराबर है। रेशियो ले लेंगे बेटा, क्या लेंगे? रेशियो ले लेंगे। हमने पूछा क्या लास्ट में, तो सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा कितना है? तो पहले ये देखो कि सी क्या रेशियो में आ क्या रहा है। तो मैं कहूंगा कि 2, 5, 6 का एलसीएम 30 आएगा। तो ए बी सी का यहीं पे रेशियो बनाएंगे बेटा। क्या करेंगे हम? रेशियो बनाएंगे। तो 2 15 30, 5 6 30, 6 पंचे 30। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर, 15 6 5, ठीक है ना। तो सी का कितना हिस्सा है? तो मैं ये कहूंगा कि 15, मतलब ये जो 4342 रुपए है ए बी सी में 15 6 5 के अनुपात में बटेगा। मैं कहता हूं सी का हिस्सा 5 यूनिट, मतलब कहने का है कि जो कुछ भी होगा 5 का मल्टीपल होगा। तो आप कहेंगे सर इस डी को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन 5 के मल्टीपल हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि 15 5 20 6 26, 26 की वैल्यू कितना है? तो आप कहेंगे सर कि 4342 है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? तो आपसे 5 की वैल्यू पूछा गया और कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो बस कट कर दें हम। 13 से कटेगा क्या? 13 3 39, 4, 13 3 39 और 13 चौको 52, ठीक है। 13 दूना 26, 13 3 39 करेंगे, 1 40 4, 13 3 39 और 5, 13 चौको 52। इसको यहाँ पे करेंगे हम, क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 7 14, ठीक है। तो 167 गुणे 5, तो 16 पंचे 80, 800, 7 पंचे 35। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? 167 इंटू 5, 167 इंटू 5 करेंगे तो 16 पंचे 80, 800, 7 पंचे 35। तो आंसर कितना हो गया? 835। क्लियर है? आगे चलते हैं। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था और उसकी वर्तमान आय उसके विवाह के समय की आय की 1/4 गुना है, ठीक है ना। उसके बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 10% है। उसके बेटे की आयु कितनी है? बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। एज के क्वेश्चन आपसे पूछा है। कह रहा कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। तो मैं कहता हूं कि अगर कमला के विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था तो, लेकिन कब हुआ था ही नहीं पता। तो मैंने कहा कि उस समय कमला की आय विवाह के समय, ऐसा मैं लिख देता हूं कि जो कमला है ना, कमला की जो आयु है, क्या है? आय नहीं, आयु विवाह के समय कितनी थी? आप x मान लो। कितना मान लो बेटा? विवाह के समय कितना मान लिया आपने? x मान लिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि और उसकी वर्तमान आय उसके विवाह के समय की आय की 4 सही 1/5 गुना है, ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि उसकी जो वर्तमान आय होगी ना, वर्तमान आय, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, और उसकी वर्तमान आय उसके विवाह के समय की आय की 1 से 1/4 गुना है ना। तो यहां पे देखो उसकी जो वर्तमान आय है, वर्तमान जो आय क्वेश्चन में कह रहा है उसकी वर्तमान आय उसके विवाह के समय की आय, विवाह के समय की आय कितनी? x थी। उसका 4 × 4 = 5/4। तो मैं क्या कहूंगा कि 5x/4 गुना है। उसके बेटे की आय उसकी वर्तमान आय का 10% है। अरे तो ठीक है भाई, मतलब कहने का है कि इसकी आय और इसकी आय में अंतर कितने का है? 6 वर्ष का है। अरे 6 वर्ष पहले है ना वर्तमान आय और 6 वर्ष पहले, तो अंतर लिख लूंगा 5x/4 माइनस x करूंगा बेटा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 24 ईयर, अर्थात 24 वर्ष। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 वर्ष। उसके बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 10% है। उसकी वर्तमान आय निकल आ गई कितनी? 24। उसके बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 10% है। उसके बेटे की आयु ज्ञात कीजिए, है ना। तो x की वैल्यू कितना आ गई? 24। तो यहाँ पे हम 24 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/4 गुणे 24। तो 4 × 24, 6 पंचे कितना आ जाएगा? 30 वर्ष हो गया, ठीक है ना। तो उसकी वर्तमान आय निकल के आ गई कि नहीं आ गई? 30 वर्ष, ठीक है। इसका मतलब जब उसकी शादी हुई थी तो कितना था? वो 24 वर्ष की थी। x मैंने यही माना था। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 24 6 30 लिख सकते हैं, पर इतना करने की अगर जरूरत हो तो लिखो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे कि बेटे की जो आय होगी उसकी वर्तमान आय का 10%। तो बेटे की आय
बेटे की जो आयु है वो 30 का 1/10, 10 नहीं कितना हो जाएगा 3, तो 3 वर्ष आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? तो ऐसे भी सवाल आपको एजेस में बहुत सारे देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। आप ये मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन आएंगे, कोई छूटेगा नहीं। 40 क्वेश्चन आना है, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, जितना भी आपके सिलेबस में दे रखा है और मैंने लगभग कवर किया है सारा। ठीक है, चलो। एक आदमी अपने पूरे वेतन का 35% हिस्सा खाने पर, 30% एक स्कीम पर निवेश करता है, वह बाकी का हिस्सा बचाता है। किसी व्यक्ति की जो टोटल इनकम होती है वो अपने आप में 100% होती है। आप कहेंगे यस सर, तो 100 में से 35 क्या कर रहा है, खाने पे खर्च कर रहा है, 30 स्कीम में निवेश कर देता है, बाकी का तो 35 30 65 बचा कितना, 35 बच गया। वही 35% की जो वैल्यू है ना वो 4340 है। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि वह कितने पैसे निवेश करता है, इसका मतलब निवेश कितना कर रहा है। आप कहेंगे सर 30% कर रहा है, 35% की वैल्यू 4340 है, तो 30% की वैल्यू कितना होगी बताओ भाई। तो आप यहाँ पे देखिए कि 5 सते 35, 5 छक 30, ठीक है ना। 7 से कट करेंगे तो 7 छक 42, 7 दुनाई 14, 620, 6 छक 36 है ना, और 20 छक 120 कितना आ जाएगा, 3720 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव के परिणाम इस प्रकार थे कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत मिला, ठीक है ना, 10% मत अवैध थे और शेष वैध मत दूसरे उम्मीदवार को गए। ये डाले गए मतों की कुल संख्या 8000 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने को मिले वैध मतों की संख्या थी। देखो टोटल वोट कुछ भी मान लीजिए आप, थोड़ी देख लिए 100 मान लिया, 100 में से 10% क्या हो गए, अवैध हो गए, इसका मतलब 90% हो गया, मतलब 90 आ गया। 90 का कह रहा है कि 60 जो जीता उसको 60 मिला, तो जो हारा कितना मिला उसको 4 मिला, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान समझिए, पूछा है दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या क्या है, तो 8000 का, देखो मेरी बात, 8000 टोटल वोट पड़े, जिसमें से 90% वोट क्या थे, वैध थे, ठीक है ना। और वैध मतों का जो दूसरा उम्मीदवार है, पहले को कितना मिला, पहले को मिल गया 60%, है ना। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60%, दूसरे को कितना मिल जाएगा, 40% मिल जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 80 गुणे तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, 720 गुणे 4, है ना। जीरो करेंगे, 4 दुनाई कितना हो जाएगा 8। हालांकि आंसर दिख रहा है 9 का मल्टीपल बनेगा, 9 8 72, 9 8 72। आप चेक कर लो, 4 3 7 2 9, 5 2 7 ये नहीं है, ये ऑप्शन है। 8 8 8 16 2 18, मतलब 3 ऑप्शन मल्टीपल में है किसके, 9 के। 4 दुनाई 8, 4 7 28, कितना हो गया 28 80। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप मुझे बताइए थोड़ी देर के लिए कि जब 8000 टोटल मत पड़े थे, 10% अवैध हो गए थे, तो 8 9 7200 वोट ही पड़े थे। अब 7200 वोट तो टोटल वैध मत हो गए ना, तो ये ऑप्शन कहां से बन जाएगा। अब उसका 40%, मतलब 90% वैध है, ठीक है ना। तो 9 8 72 आप ये कह सकते हो कि जो भी 7200 वोट हो गए, ठीक है ना। अरे भाई 8000 वोट पड़े, 10% अवैध हो गए, तो कितना पड़ गया, वो 90% वोट सही हुआ। तो 9 8 7200 वोट क्या पड़ गए, सही पड़े। 7200 का आपको 40% निकालना, 60 वही पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो 7200 का तो 2 जीरो कट जाएगा, 40 करोगे तो 28 80 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। पहली बार में रोहन 12 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता था, 11 में 12 वस्तुएं बेच देता है। दूसरी बार में श्याम 15 रुपए में 16 वस्तुएं खरीदता है और 16 में 15 वस्तुएं बेच देता है। रोहन था श्याम का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ, पहले तो हम बात करेंगे रोहन के बारे में, ठीक है ना। दोनों के अलग अलग बारे में बात करेंगे। तो जब रोहन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहीं पे हम बात करेंगे दो चीज़ों की, एक वस्तु की और एक क्या करेंगे हम, कीमत की। दोनों में क्या होगा कि एक बार खरीदेगा फिर क्या करेगा, वो बेचेगा, ठीक है ना। कितनी वस्तुएं वो क्या कर रहा है, 11 वस्तुएं 12 रुपए की क्या करता है, 11 वस्तुएं 12 रुपए की खरीदता है, ठीक है ना। और 11 रुपए में 12 वस्तुएं बेचता है, 12 वस्तुएं 11 रुपए में बेच देता है। तो हमें क्या करना होता है बेटा, वस्तुओं को इक्वल करना होता है ऐसे सवालों में, और कुछ करना नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वस्तु 11 थी, यहाँ पे 12 थी। अभी हम नहीं बता सकते कि उसकी कीमत कितने में खरीदा और कितने में बेचा। जब हम इसको इक्वल कर लेंगे तो इसको भी हम बराबर, मतलब उसी हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंस निकल के आ जाएगा, कितने की कोई वस्तु आपने खरीदा और कितने की बेचा है।
तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ ऐसे, और इसको यहाँ से, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है ना। और यहाँ पे 11 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 121, ठीक। अब 12 बटे 144 से मतलब कहने का कि 144 रुपये का उसने खरीदा और 121 का बेचा, 121 का बेचा, तो कितना हो जाएगा 23 का नुकसान हो गया कितने पे, 144 पे। तो आपसे परसेंट पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, अगर ये 24 होता तो मैं कहता क्या होता, तो मेरी बात 24 छक्का कितना बन जाएगा जरा बताओ। अरे भाई 23 है ना, तो 24 छक्का 20, 120, 6 चौको 24, 144 हो जाता। लेकिन जो मान आएगा, वो जो वैल्यू आएगी वो 6 से क्या होगी, बड़ी होगी। जो भी वैल्यू आएगी बेटा वो क्या होगी, वो 6 से बड़ी आएगी। एक मिनट, ये रोहन की बात यहाँ पे किया था मैंने, किसकी, रोहन की। ये क्या थी, बस थी, और यहाँ पे सीपी था, ठीक है ना। ये 11 वस्तुएं 12 रुपये, 12 वस्तुएं 11 रुपये, ऐसा किया था, तो इधर मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है। चलो, तो 23 क्या हो जाएगा, 144 रुपये की चीज 23 नुकसान पे बेच दिया, तो परसेंट में कितना हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको ये देखना है कि हान हो रही है, तो हान का ऑप्शन सारे दे रखे हैं, फिलहाल सारे दे रखे हैं। आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि 23, अगर ये नंबर जो जाएगा वो 6 से बड़ा होगा। अगर 6 होता तो 16 से 2/3 आता, है ना। इसका मतलब 16 से ही 2/3 से बड़ा आंसर आएगा। 16 से ही 2/3 मतलब एक ही ऑप्शन 16 में है, तो ए इज द राइट आंसर। आप कहेंगे सर अगला क्या करूं, अगर आप चाहो तो निकाल लो, क्योंकि आपको यूनिक वैल्यू मिली है तो आपको यहीं पे आंसर मान लेना है। एग्जाम में अगली वैल्यू नहीं निकालनी, फिर भी यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखाएंगे। फिर देखिए क्या करेंगे, वस्तु और कीमत। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं, पहले तो मैंने रोहन के बारे में बात किया था, अभी हम श्याम के बारे में बात कर रहे हैं। तो श्याम ने कितने खरीदा और कितने का बेचा। क्या कर रहा है कि 15 रुपए में 16 वस्तुएं खरीदता है, 16 वस्तुएं 15 रुपए में खरीदता है, और 16 रुपए में 15 वस्तुएं बेचता है, ऐसा करता है। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा 16। 15 15 हम 225, और 16 16 हम कितना हो जाएगा 256। मतलब कहने का यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है। वैसे ही पता है कि 225 रुपए की चीज खरीदा, 256 बेचा, 25 6 कितना हो जाएगा 31। 31 रुपए का आपको लाभ हो गया कितने पे, 225 पे, ठीक है ना। परसेंट में निकालेंगे 100 कितना हो जाएगा, मैं अगर यहीं पे कह दूं कि 25 अट्ठे 225 या 225, 25 चौका 100, ठीक है ना। और 9 त्रिक 27, ध्यान देना 9 त्रिक 27, 4 4, और फिर से क्या हो जाएगा 9 चौक 36, बस 4 3 12, 12 समथिंग मतलब 13 के आसपास आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वो भी कैसा आएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। बात आगे चलते हैं। यदि 510 ए बी था सी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को बी का 2/3 और बी को सी का 1/4 मिला, तो ए का भाग ज्ञात करें। ए का भाग ज्ञात करें, कुछ नहीं किया गया है, बस आप रेशियो ले लीजिए। ए कैसे मिला है, बी का 1/2 मिला है, मतलब सॉरी 2/3 मिला है। कितना मिला है, 2/3 मिल गया है। तो हम यहाँ से ए अपान बी जब लिखेंगे तो हम यही कहेंगे कि 2/3। ए और बी में 2:3 है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि जो b है ना वो c का 1/4 मिला है, तो जो b अपान c है वो कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर। तो a का भाग ज्ञात करें, क्या होगा, a का भाग ज्ञात करें, तो ये 2 और 3 है, b 1 है, तो यहां से समझिए मेरी बात को, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 और इसको क्या लिखेंगे 3, ठीक। तो ये 2/3 है, ये कितना हो गया 3/12 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब ए बी सी में जो अनुपात आया और 2:3:12 आ गया, तो ए का हिस्सा कितना मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर लिखना चाहो तो ए बी सी में अनुपात कितना हो गया 2:3:12 का, 2:3:12 का, ठीक है। 510 की वैल्यू जो है ना 12 3 15 2 17 के बराबर है। 17 की वैल्यू कितना है 510 है। आपसे क्या पूछा है, तो ए का भाग कितना है, तो ए जो होगा ए का भाग कितना है 2 यूनिट है। 17 यूनिट की वैल्यू 510 है, 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 3 51 मतलब 30, और 30 गुना कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे कह रहा है कि यदि इसके अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 6% वार्षिक दर पर एक वर्ष में
10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बढ़िया सवाल है। आप ओरली इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे? 6% वार्षिक दर है, मतलब 12 महीने का 6% है, तो 6 महीने क्या हो जाएगा? उसका आधा 3% हो जाएगा। एक साल में आपको देना है, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 6 महीने मतलब कि 6 महीने आप देंगे, 2 बार देंगे। इसका मतलब है कि सक्सिव लगा देंगे 2 साल के 3% का। तो मैं यहाँ से कह देता हूँ कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है बेटा? 10,000 दिया है। रेट आपने निकाल लिया 3%। और टाइम की अगर बात करूँ मैं, टाइम क्या है? तो 2 ईयर ना कहे तो 2 टाइम कह दो बस, ठीक है ना। तो 3 मतलब कि 6 महीने पे 3% की दर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। तो आप कहेंगे 3 + 3, 3 × 3 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 3 3 6, तो 6.09% होगा। बताओ भाई, इसका मतलब ये हो गया कि 10,000 का 6.09% आप निकाल दो, सीधे आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बस 10,000 का 6.09% परसेंट निकालूंगा, तो यहाँ पे ऐसे करूंगा, मतलब इस पॉइंट से ये 2 जीरो कटेगा और इससे यहाँ से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया? 609। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे सवालों को आप एग्जाम में ओरली करेंगे, पेन नहीं चलाना है, ठीक है। किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है, मतलब कोई काम है, उसने ठेका ले लिया कि काम को 75 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। और 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है, ऐसा उसने कहा। 65 दिन के बाद कार का 3/5 भाग पूरा हुआ, मतलब 5 में से 3 काम हो गया। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे कार कर रहे हैं, तो कार को समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुष की नियुक्ति किए जाने चाहिए? मेरी बात ध्यान से समझो। क्या कह रहा है कि अगर मैं कह दूं कि फॉर्मूला क्या कहता है कि M1D1 और H1/W1 इज इक्वल टू M2D2 H2/W2, ठीक है ना। अब हम यहीं से बात करेंगे, 75 दिन में खत्म करना है। तो मेरी बात ध्यान से, 187 आदमी अगर 15 घंटे पर दिन 65 दिन काम करें तो कितना काम करते हैं? किस कोई काम 5 है, उसका 3 भाग काम कर देते हैं। मैं कहता हूं कितने आदमी काम पे लगाए जाएं, कितने आदमी काम पे लगाए जाएं, और जो 17 घंटे पर दिन और 10 दिन में उस काम को खत्म करने के लिए कितने काम को? 2 काम को। तो आपको पता है कि काम क्या होता है? नीचे होता है। काम क्या होता है? नीचे होता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। 17 से इसको कट करेंगे तो कितना बात जाएगा? 17 11 177, ठीक है ना। तो यहीं पे इसको करेंगे, 5 दुनाई 10 और 5 नहीं 15 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे 11 × 5 = 55 के 5 और 11 × 6 = 66, 4 70 71, 715 दिन आएगा। मतलब सॉरी 715 आदमी आएंगे, मतलब उसी काम को करने में 715 आदमी काम करेंगे। चूंकि 187 पहले से कर रहे हैं, 187 पहले से कर रहे हैं। 15 में 7 गया 8, 0 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 1 गया 5, 528। तो कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 528। मतलब 500, अगर 715 आदमी काम करें तो काम 10 दिन में खत्म हो जाएगा, 17 घंटे डेली करते हैं। तो 187 पहले से कर रहे थे, तो कितने आदमियों की आवश्यकता है? 528। आपसे पूछा भी वही है, कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए। आगे चलो, क्वेश्चन 15 की बात करें बेटा। ये कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है तथा जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। वे एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगर तीनों लोग मिलकर काम करें तो 21 दिन में काम को खत्म कर देंगे। वाई और जेड में मिलकर 35 दिनों तक काम किया, शेष कार्य अकेले एक्स द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान समझिए कि एक्स वाई और जेड 40% का मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर 40% का मतलब होता है कि 2/5, तो +2 -2 दोनों करेंगे। अगर कह रहा है कि y की तुलना में 40% अधिक है, इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना है? ये 7 है। और z y की तुलना में 40% कम है तो ये कितना है? 3 है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये क्षमता हो गया। टोटल काम कितना? 7 5 12 3 15 काम प्रतिदिन करते हैं इन तीनों लोग मिलकर, ठीक है ना। टोटल वर्क की बात करें, अगर हम कुल काम की यहीं पे बात करें तो कुल काम जो हो जाएगा 7 5 12 3 15, और 15 काम करते हैं कितना? 21, ठीक है ना। तो 15 दुनाई 30, 300 और कितना हो जाएगा? 15। तो 15 कम 15 के 5 और 15 दुनाई 30 और एक क्या हो जाएगा? 31। 315 कुल कार्य है।
बी वाई और जेड ने कितने दिन काम किया? 35 दिन काम किया। तो कितना काम हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 8 गुणे 35, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 280। तो कितना बचा? 35। यही आपका हो गया क्या? शेष कार्य। इसी शेष कार्य मतलब 35 जो शेष कार्य है इसको कौन करेगा? एक्स करेगा। कितने दिन में करे? एक दिन में 7 काम करता है, तो 7 बचे 35, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 5 दिन आएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? बताओ भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक को कम से कम 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। खाली टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी? ठीक है, ए और बी एक टैंक को कम से कम 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। ये मतलब कहने का है कि ये दोनों भरने वाले हैं बेटा, ये दोनों भरने वाले हैं। ये वाला क्या है? खाली करने वाले हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ए बी सी 3 टैब हैं, नल हैं, जो किसी टंकी से जुड़े हुए हैं, ये अगर अकेले खुले तो 12 घंटे में भर सकता है, ये खुल जाए तो ये 16 घंटे में, और ये खुल जाए तो 24 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है ना। तो 24 दुना क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। मतलब कहने का है कि 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दुना 48। इनकी जो क्षमताओं का अनुपात है वो 4:3:2 है। मतलब 4:3:2 है, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है ना। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो आपको पता है कि 4 3 7 -2 करेंगे, तो 7 -2 करेंगे तो कितना होगा? 5। कितने घंटे के लिए खोला जाएगा? तो इसका मतलब जब भरना स्टार्ट हुआ तो 4 घंटे तक तीनों काम कर रहे हैं। तो आप बताओ कितना भरेंगे? 20 भरेंगे। तो इसी 20 भर गया है। अब इसका बचा कितना? 28। यही आपका शेष बचा हुआ है भरने के लिए। ठीक है। तो अब क्या होगा कि ए और बी तो बंद हो गया है ना, को बंद कर दिया जाता है। खाली टंकी कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी? तो ए प्लस सी क्षमता क्या है? खाली करने की, मतलब सी जो है खाली करता है। तो 4 भरेगा ये और 2 खाली कर देगा, तो इसका मतलब 4 - 2, इसका तो 2 है। इसी 28 काम को करने के लिए, इसी 28 काम को करेगा किस क्षमता के साथ? 2 की क्षमता के साथ करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 14 28। और यहीं पे क्या हो जाएगा? आवर लग जाएगा। कितने आवर? आपसे पूछा क्या? खाली टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी? तो आप पता है कि 4 घंटे तो इधर चली थी और 14 इधर, तो 14 4 18। ठीक है। क्योंकि ये जो 14 घंटे लगा ये शेष को भरने लगा, उसने पूरी खाली टंकी को पूरी तरह से भर जाएगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 1500 की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर है। मैं कहता हूं कि जो 1500 रुपये है ना, ये 2 लोगों ए और बी में बांटा गया है, ए और बी में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब कहने का ये है कि जो अगर उसको 1500 में ए हिस्सा मिला तो 10% की दर से 10 बचे 50% मिल गया। ठीक है ना। मतलब जो धन मिला ए का 50%, और यहीं पे जो बी मिला है ना, इस बी का 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 गुणे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं क्या होता है? रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। तो आप ये देखिए कि यहाँ से 50 और 50 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ए रेशियो जो बी है ना, वो 1:1 आ जाएंगे। मतलब कहने का है कि आधे आधे भाग में बटेगा। तो आप 750 का आधा कितना? 1500 का आधा क्या होगा? 750 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप वैसे भी देख लीजिए कि 2 की वैल्यू 1500 है तो 1 की वैल्यू 750 होगी। तो आप चाहे जो पूछा है, कह रहा 12.5% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी होगी? तो आप कह देंगे सर 750 रुपये होगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। 62,500 की राशि प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो सिंपल सी बात है कि 2 वर्ष में, आपको पता है कि 2 ईयर में कितने मंथ होते हैं जरा बताओ। तो आप कहेंगे सर 24 महीने होते हैं, 24 मंथ होते हैं। आप 8-8 महीने की आप पे करने की बात कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि हम 8 महीने 8 महीने और 8 महीने, इसका मतलब कितना हो जाएगा? आप 8-8 महीने करेंगे तो 3 इंस्टॉलमेंट बन सकता है। मतलब कि 3 बार में आप जमा कर पाएंगे। ठीक है ना। रेट क्या होगा जरा ये बताओ। तो आप क्या कहेंगे कि 12% वार्षिक दर है।
मतलब कि जो रेट है ना वो 12% एनुअल है, तो 8 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 8% एक्चुअल में आ जाएगा। मतलब 8% यहाँ, 8% यहाँ और 8% यहाँ। ठीक है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है बस, और कुछ पूछा नहीं गया है। तो आप 8% की दर से सक्सिब लगा दो, 8% का 3 ईयर के लिए सक्सिब लगा दो। तो आप कहेंगे सर 8 + 8 + 8 प्लस 2 करके भी लगा सकते हैं अगर नहीं आता है तो, ठीक है ना। तो 2 आप ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 8 × 8/100 होगा, तो 3 × 8 है 64/100 प्लस 8 × 8 × 8, 8 है 64, ठीक कितना हो जाएगा 512 बटे कितना आएगा बेटा 10,000 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 24 प्लस 64 तियाँ कितना हो जाएगा 192, 192 होगा तो 1.92 प्लस 0.0512 आ जाएगा। ये जो आएगा ये सब किस में आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर परसेंट में आएगा। ठीक है ना, मैंने सक्सिब लगाया 3 ईयर के लिए। तो आप बताइए मेरे को 24 × 25.92 मतलब अप्रॉक्स 26 आ जाएगा ना। तो मतलब कहने का ये हो गया, ये इसको मैं जोड़ूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो होगा अप्रॉक्स 26% के आ जाएगा। आप कुछ मत करिए, इस 62,500 का इससे आसान कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है ना, 26% और ये 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो कटेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 625 को लिख दूंगा 1250, 1250 × 13। ठीक है ना, 0 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6 13 × 26, तो 4 30 2 32 के 2 हासिल कितना 3, 13 कम 13 3 16, मतलब 250 है ना। और ये 26 नहीं था, थोड़ा सा कम था, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा आंसर कम आएगा, 16 250 से थोड़ा आंसर कम आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ये तो 500 ज्यादा हो गया, थोड़ा कम आएगा उससे। तो क्या हो जाएगा बेटा 16 232 हो जाएगा, 250 से कितना हो जाएगा 232। सो ऑप्शन बी इज राइट। आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना ही नहीं है। क्या ये बात आप मन में नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन ये सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। हवा में कोई चीज नहीं आ जाती है, पढ़ना पड़ता है, चीजों को बार बार मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। चलो भाई, कि विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की, यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर/आवर की चाल से, 50% दूरी 25 किलोमीटर/आवर की चाल से और शेष 10% दूरी 10 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या होगी, तो ध्यान से मेरी बात सुनो। यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर पर, मैं मान लेता हूं कि लेट कर लेता हूं कि जो टोटल डिस्टेंस है ना वो कितना है 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। आपको पता है कि 100 का 40% कितना होगा 40। तो जो एवरेज निकालते हैं, तो मैं कहता हूं कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी अपान क्या हो जाएगा, लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय। ठीक है, अब यहीं पे ये ध्यान दो कि जो एवरेज है ना कैसे निकालेंगे। देखो कुल दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 100 है, 40 100 में से 40% मतलब 40 की स्पीड जाएगा, कितना लगेगा 1 घंटा लगेगा। ठीक, 50 100 में से 50 दूरी 25 की स्पीड से जाएगा, 25 दूना 50 2 घंटे लगेगा। बचा कितना 50 40 90 10% की दूरी मतलब 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जाएगा, तो 1 घंटा लगेगा। तो आप कहेंगे 2 2 4, 100 बटे जो 4 बनेगा वो कितना आ जाएगा, वो 25 किलोमीटर/आवर। उसकी जो औसत चाल थी वो 25 किलोमीटर/आवर हो गई। तो ये बहुत बेहद ही आसान सवाल था। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और हमारी क्लास को अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।